Hello students, I hope everybody is doing well. हमने दो मेथड्स पढ़े, यानी पहला हमारा था सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड दूसरा था एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी एक मेथड है बाय विच वी सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड एलिमिनेशन मेथड दूसरा मेथड है. ठीक है, अब हम तीसरे मेथड पर आते हैं. जैसे हमने पढ़ा था कि तीन मेथड्स होते हैं जिनसे इनको हम तीन अलजेब्राइक मेथड्स होते हैं, और ग्राफिकल भी हमने पढ़ लिया इस चैप्टर की बिगनिंग में. तो हम चलते हैं आगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपली कहता है कि हमें यहाँ पे कुछ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करनी होगी. तो वर्किंग रूल इसका है. सबसे पहले हम वर्किंग रूल पर आते हैं. Write the given equation in the form that all the terms lie on the left side and zero lie on the right side. That means हमारा जो standard form of polynomial था वो a1x plus b1y plus c1 इज इक्वल टू ज़ीरो. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये है पॉलिनॉमियल है. कभी कभार क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1 माइनस c1, क्योंकि यहाँ जाएगा तो माइनस c1 बन जाएगा. तो ऐसे हमें नहीं लिखना है. हमें क्या लिखना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हमें तीनों टर्म्स को, नॉन ज़ीरो टर्म्स को हमें लेफ़्ट साइड में लाना है और ज़ीरो को राइट साइड में लाना है, यानी इनको इक्वेट करना है. तो हम जैसे ये वाला स्टेप करेंगे, यानी हमने लिखा दो इक्वेशंस को, तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उनको हमने ऐसे लिखा, यानी हमारी सारी टर्म्स जो है जो हमारे नॉन ज़ीरो टर्म्स हैं वो यहाँ पर आ गई, और ज़ीरो को हमने राइट साइड में रख दिया. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. तो हमारे पास तीन कॉलम्स हैं, यानी तीन कॉलम्स इन द सेंस नॉन ज़ीरो कॉलम्स. एक तो a1 a2 b1 b2 है, c1 c2, तीन हमारे पास कॉलम्स है. ठीक है, यानी a1 बाई a2 फॉर्मड बाई कोफिशिएंट्स ऑफ x के कोफिशिएंट बनाते हैं a1 बाई a1 a2 एंड y के कोफिशिएंट बनाएंगे b1 b2, एंड जो कांस्टेंट रहेगा वो c1 c2 रहेगा. हम सबसे पहले राइट टू कॉलम्स लिखेंगे, यानी b1 b2 c1 c2 इन डिनोमिनेटर ऑफ x. हम सबसे पहले सिंपल मेथड है, जो हमारा x होगा, x को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई सेकेंड. अगर x निकालना है, यानी हमारे पास x होता है, y होता है और कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो अगर हमें x निकालना है तो इनकी जो टर्म्स है, दो टर्म्स है b1 b2 c1 c2, ये दो टर्म्स है, इसके नीचे लिखनी है, डिवाइड करनी है. तो लिखी हमने इसके नीचे. ऐसे ही अगर हमें y निकालना है तो उसके नीचे क्या है? a1 a2. इसके बगैर, यानी जो y के नीचे टर्म्स है उनको नहीं लिखना है, बल्कि जो बाकी दो बचते हैं, यानी x एंड c के कांस्टेंट के, x के कोफिशिएंट और c जो रहता है कांस्टेंट्स, तो इक्वेशंस में रहेंगे. ऐसे क्या करेंगे? y को ऊपर लिखेंगे और उसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे a1 a2 c1 c2, यानी इस जो y के कोफिशिएंट्स हैं उनको हम नहीं लिखेंगे. ऐसे ही अगर हमें कांस्टेंट टर्म लिखनी है तो उसके नीचे हमें कांस्टेंट टर्म्स के बगैर बाकी दो लिखने हैं. ठीक है, a1 a2 b1 b2, सिंपल सा है जान, यानी जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं उसको नहीं लिखना है. ठीक है, c1 c2 a1 a2 ऐसे लिखना है. y के टर्म्स को नहीं लिखना है. c1 में कांस्टेंट की नहीं लिखनी है, बाकी दो की लिखनी है, क्योंकि हमारे पास तीन कॉलम्स हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2. इन तीनों कॉलम्स को हमें x y z के नीचे ऐसे लिखना है कि जब हम x लिखें तो x के कोफिशिएंट्स ना आए, जब y लिखें तो y के कोफिशिएंट्स ना आए, बाकी दो आए, और c लिखे तो कांस्टेंट टर्म्स ना आए, बाकी दो के कोफिशिएंट्स आए. तो जैसे हमने इनको लिखा, राइट a1 a2 c1 c2 इन डिनोमिनेटर ऑफ y, ऐसे ही y हमने लिखा c एंड a. ऐसे ही हम क्या करेंगे? राइट a1 a2 b1 b2 इन डिनोमिनेटर ऑफ 1, यानी जहाँ हम कांस्टेंट लिखते थे वहाँ हम 1 कंसिडर करते हैं. ओके, तो इसको हम आगे चलते देखते हैं कैसे हम इसको लिखते हैं और ये रूल हम क्यों फॉलो करते हैं. अब हमारे पास जैसे तीन आए हैं, x एंड y एंड 1. तीन आए हमने, जिनको हमने लिखा था, यानी x के नीचे हमने वो कोफिशिएंट्स लिखे जो x के नहीं थे, यानी हमारे पास x के होते हैं, y के होते हैं, कांस्टेंट के होते हैं, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2. अब हमारे पास x है, y है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बदले हम 1 लिखते हैं. ठीक है, x के नीचे वो लिखेंगे जो a1 a2 के बगैर ये दोनों लिखेंगे, y के नीचे ये नहीं लिखेंगे, बाकी ये दोनों लिखेंगे. c कांस्टेंट 1 के नीचे, यानी डिनोमिनेटर में ये दोनों नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म्स नहीं लिखेंगे, बाकी दो लिखेंगे. ठीक है, ऐसे हमने. अब हमारे पास जो है x को हम क्यों b एंड c, फिर y को c एंड a लिखते हैं, फिर 1 को a एंड b कैसे लिखेंगे? जब हम x कंसिडर करेंगे तो b एंड c, जब y कंसिडर करेंगे तो यानी हम क्लॉकवाइज में चलेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ से जाएंगे फिर यहाँ से वापस जाएंगे.
तो इन ऑर्डर चलेंगे। जब जैसे हम y का लिखेंगे तो हम यहाँ जाएंगे, क्योंकि जो इसके सामने आ रहा होगा, हम वो नहीं लिखेंगे कि a1/a2 एंड c1/c2 नहीं लिखेंगे, हम c1/c2, क्योंकि y के बाद c1/c2 आता है, और फिर वापस जाएंगे a1/a2। अदरवाइज़ अगर हम a1/a2, तो इससे साइन चेंज होता है, उससे आपको दिक्कत होगी, वो भी इंशाल्लाह आई विल बी डिस्कसिंग दैट वेरी सून। तो जब हम y का लिखेंगे तो हम इसके आगे वाली टर्म्स के जाए, या ना कि पीछे वाली टर्म्स, यानी हम पहले c1/c2 लिखेंगे, उसके बाद वापस मुड़ के x की टर्म्स यानी a1/a2। ऐसे ही जब हम x का 1 के लिखेंगे तो हम वापस यहाँ जाएंगे, हम ये रैंडमली नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे, जब हम 1 की तरफ कांस्टेंट टर्म की तरफ, यानी कांस्टेंट के नीचे क्या लिखेंगे, यानी डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, इन दोनों टर्म्स के बगैर ये दोनों लिखने हैं, हमारे ये दोनों कॉलम्स लिखने हैं। तो ये दोनों कॉलम्स जब हम लिखेंगे तो हम रैंडमली नहीं लिख सकते कि b1/b2 एंड a1/a2। हमें 1 के बाद क्या आएगा, वापस इस x की तरफ जाना है, वहाँ जो कॉलम है उनको लिखना है पहले, यानी a1/a2 एंड b1/b2। हम रैंडमली नहीं लिख सकते कि b1/b2 एंड a1/a2, इस साइड a1/a2 एंड इस साइड b1/b2, नहीं, क्योंकि हमें ऐसे जाना है, यानी x के बाद x का लिखेंगे तो ये एंड ये आएंगे, y का लिखेंगे ये एंड x आएंगे, जब 1 का लिखेंगे तो a एंड b आएंगे, ठीक है, यानी इन ऑर्डर a b एंड कॉन्स्टेंट c, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। पहले x के नीचे b एंड c वाली टर्म्स, y के नीचे c एंड a वाली टर्म्स, एंड इस कांस्टेंट की टर्म में a एंड b, यानी इन ऑर्डर हमें चलना है, a b b c c a, ऐसे a b b c c a, ऐसे चलना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद जब हमने इनको इक्वेट किया तीनों, जो हमारे पास हमने बनाई थी तीनों, तो जैसे हमने इनको इक्वेट किया तो हमें क्या मिला, हमने x/b1c2 माइनस, यानी x डिवाइडेड बाई इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम पड़ता है इनका, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, और जब हम इनको b1c2 करेंगे तो उन फिर इन टर्म्स को माइनस करते हैं, b1c2 एंड c1b2, इनको माइनस करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ऐसे ही y का क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a2c1, एंड फिर माइनस करेंगे ये टर्म a1c2, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी ऐसे ही माइनस होगा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड द x वैल्यू, हम क्या करेंगे, पहले हमें पता है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दैट मीन्स ये वाली टर्म इसके बराबर है, तो हम ये वाली टर्म जो है इसके, क्योंकि इसमें सारे कॉन्स्टेंट्स हमारे पास आएंगे, a b जो ये है, ये भी a b c जो है, ये सारे जो है कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये कोफिशिएंट्स होते हैं, और ये कांस्टेंट वैल्यूज़, ये वेरिएबल नहीं होते। तो दैट मीन्स इस वाली टर्म में सारे कांस्टेंट हैं, तो हम इस वाली टर्म को इसके साथ इक्वेट करके हमें x का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। ऐसे ही y का वैल्यू निकालने के लिए हम इस टर्म को इसके साथ इक्वेट करेंगे, वहाँ से हमें y का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेटिंग सेकेंड एंड थर्ड एक्सप्रेशन ऐसे ही हम करेंगे, पहले इन दोनों को इक्वेट, फिर इन दोनों को, हमें x एंड y दो निकल आएंगे अलग अलग। व्हेन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 वी गेट ए यूनिक सोल्यूशन। अब हमारे पास क्या है, ये नोट्स हैं हमारे पास, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, a1x + b1y + c1 = 0, एंड ऐसे ही a2x + b2y + c2 = 0। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं तो इसके बाद क्या होता है हमारा, अगर हम हमारे पास a1 a2 है, b1 b2 है, c1 c2 है, तो इन दोनों का जब हम रेशो निकालते हैं, इनके कोफिशिएंट्स का रेशो और कांस्टेंट्स का रेशो, जब हम a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इनका रेशो जब सेम नहीं होता, तो हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन होता है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ऐसे ही जब हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, जब ये तीनों रेशो सेम निकलते हैं, वैल्यू इक्वल निकलता है, तो हमारे पास इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशंस निकलते हैं। ऐसे ही a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये हमारे पास नोट है, हमारे पास इस कंडीशन में कोई सोल्यूशन नहीं होता, दैट मीन्स ये रेशो एंड ये रेशो सेम है बट नॉट इक्वल टू दिस रेशो, यानी कॉन्स्टेंट रेशो, तो हमें क्या नो सोल्यूशन निकलता है। ये टू बी रिमेंबर्ड वाला नोट है, तो आई होप आप याद रखेंगे। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल 15 है NCERT बुक की, फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अब हमारे पास ये क्वेश्चन रिलेटेड ये आया, यूनिक सोल्यूशन हमने देखा कि यूनिक सोल्यूशन उसका होता है जिसका रेशियो इस तरह रिलेटेड a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी एक्सिस के रेशियो, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल टू y के कोफिशिएंट्स का रेशियो। तो हम क्या करेंगे, 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2, 2y + 2 = 0। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, और यूनिक सोल्यूशन हमें देखना है कि किस वैल्यू ऑफ p के लिए हमारा यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन हमें पता है, a1/a2 यहाँ पे 4/2 है, हमारा जो है ये नॉट इक्वल टू p/2 आना चाहिए,
क्योंकि ये y के कोफिशिएंट्स है। तो जब हम इसको नॉट इक्वल टू इसी एक्सप्रेशन में इसको सॉल्व करेंगे तो हमें p का वैल्यू 4 आता है। दैट मीन्स p नॉट इक्वल टू 4। फॉर p नॉट इक्वल टू 4 हमें इसका जो है यूनिक सोल्यूशन आता है। अगर हमारे पास p इक्वल टू 4 होगा, इसी तरह जब मैंने अभी आपको बोला कि a1/a2 b1/b2 हमने इनको इक्वेट करना है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन होती है यूनिक सोल्यूशन के लिए कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये रेशियोज। जब हम इनको नॉट इक्वल करते हैं तो वहाँ से हमें p का वैल्यू 4 निकलता है, नॉट इक्वल टू 4। दैट मीन्स p का वैल्यू नॉट इक्वल टू 4, यानी 4 के अलावा जो भी वैल्यू हम इसमें डालेंगे उनके लिए यूनिक सोल्यूशन होगा इसका। तो इनके अगर p का वैल्यू 4 होगा तो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, यानी एक्सेप्ट 4 बाकी सारे वैल्यूज़ ऑफ p के लिए इसका यूनिक सोल्यूशन होता है। यानी हमें यहाँ पे निकलता है कि p नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे हमें बाकी सारे वैल्यूज़, दैट मीन्स हमें वैल्यू ढूंढना था p का, तो p का बाकी सारे वैल्यूज़ एक्सेप्ट 4 सारे वैल्यूज़ के लिए इसके जो है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। एग्जाम्पल 16 की तरफ चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हमें पता है कि k का वैल्यू फिर से ढूंढना है, तो हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इन 2 वेरिएबल्स गिवन है। तो हमें बोलना है कि k का कौन सा वैल्यू ऐसा होगा कि ताकि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशन। जब हम इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशंस की बात करते हैं तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब हम इन की बात करेंगे तो हमारे पास ये जो है रेशियोज इक्वल आएंगे, तो इसी के चलते हम यही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। जैसे हमने a1/a2 निकाला k/12 क्योंकि x के कोफिशिएंट है, b1/b2 y के कोफिशिएंट है तो 3/k, एंड c1/c2 ये कॉन्स्टेंट्स है -k - 3 -k, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, k - 3 डिवाइडेड बाई k आएगा। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, तो हमारे पास पता है इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशन के लिए ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है, तो हम यही कंडीशन अप्लाई करके इन तीनों को इक्वेट करेंगे। तो k/12 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू k - 1/k। सबसे पहले हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, वहाँ से हमें k का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि सिंपली हमें इन दोनों, ये इक्वल टू दिस है, दिस इक्वल टू दिस, दैट मीन्स दिस इक्वल टू दिस, इनमें से किसी को भी इक्वेट करने के बाद हमें वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई इस तरीके से होगा, जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, हम इन दोनों को भी कर सकते हैं और इन दोनों को भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, चॉइस पूरी तरह हमारी है। तो k/12 इज इक्वल टू 3/k, जहाँ से हमें k² इज इक्वल टू 36 मिलता है, दैट मीन्स k इज इक्वल टू √36। तो जब हम रूट होता है तो प्लस माइनस आ जाता है, k इज इक्वल टू +-6। अब हमारे पास +-6 आ गया। ठीक है, ये हमें k इज इक्वल टू +-6 आ गया। इसके बाद जब हम पहले तो हमने ये दोनों इक्वेट किए, अगर इसके बाद हम ये दोनों इक्वेट करेंगे तो या ये दोनों इक्वेट करेंगे, हम देखते हैं क्या वैल्यू आएगा। जो कॉमन वैल्यू आएगा वही k का वैल्यू होगा, यानी जो इन दोनों को भी सेटिस्फाई करेगा और इन दोनों को भी सेटिस्फाई करेगा वो k का वैल्यू होगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरे पेयर का वैल्यू क्या आएगा। हमने जैसे दूसरा पेयर लिया 3/k इज इक्वल टू k - 3/k, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, 3k इज इक्वल टू k² - 3k। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6। हमारे पास दो वैल्यूज़ आए, k इज इक्वल टू 0 एंड पहले हमें आया था k इज इक्वल टू 6 एंड k इज इक्वल टू -6 +6 एंड +-6 आया था, और यहाँ पे 0 एंड 6 आया। देयरफॉर द वैल्यू दैट सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशंस इज k फॉर k इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स 6 जो है इसमें भी आता है और 6 इसमें भी आता है, उसमें 0 नहीं आता और इसमें -6 नहीं आता। दैट मीन्स 6 जो है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी k का वैल्यू हमारे पास 6 आएगा। ओके, अब आगे चलते हैं NCERT एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.5 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये हमें बोल रहा है कि हमारे पास गिवन पार्ट्स हैं, उनमें से हमें देखना है कि किस इक्वेशन की नो सोल्यूशन है, किसके इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशन, किसके यूनिक सोल्यूशन। अगर इनकेस यूनिक सोल्यूशन है तो जिसका यूनिक सोल्यूशन है उसका हमें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो पहला पार्ट हमें कहता है कि x - 3y - 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - 9y - 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अगर हमें चेक करना है कि हमें पहले रेशियोज निकालने होंगे, यानी a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, ये तीन हमें निकालने हैं।
जैसे हमारे पास ये 3 निकल आएंगे तो हमारे पास सीधे आंसर आए। फिर हम इनको रेशियोज़ को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो इक्वल होते हैं तो डिफरेंट कंडीशंस है नो सोल्यूशन के लिए, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस के लिए और यूनिक सोल्यूशन के लिए। तो ऐसे ही हमने जैसे हमने इनको किया तो हमारे पास निकला 1/3 A1/A2 एंड B1/B2 हमारे पास 1/3 एंड C1/C2 3/2। तो हमारे पास जब इनको इक्वेट किया तो हमारे पास 1/3 इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा सोल्यूशन जो है ये हमारा ये जब हम इन रेशियोज़ को कंपेयर करते हैं तो इसी से हमें सीधे पता चलता है कि हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनके नो सोल्यूशन है, उनके नो सोल्यूशन है। जब हमारा नो सोल्यूशन होता है तो दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट होता है। जब हमारे पास नो सोल्यूशन होता है तो वो इनकंसिस्टेंट माना जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। इनकेस अगर यूनिक सोल्यूशन है तो हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके सोल्यूशन निकालना होता। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। अब हम यहाँ से भी फिर से हमारे पास सबसे पहले हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। जैसे हमने A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों का वैल्यू निकाला तो 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 5/8। तो ये इनके वैल्यूज़ है और ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो जैसे ये दोनों इक्वल नहीं होते तो हमारे पास सिंपली यूनिक सोल्यूशन होता है और इन्हीं से हमें इन रेशियोज़ को कंपेयर करने से हमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पता चलती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो जैसे हमें देखना इसमें यूनिक सोल्यूशन है। जहाँ जहाँ हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है तो हमें क्या करना है, उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना है। तो जैसे हमारे पास इक्वेशंस गिवन है तो हमें पता है जब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना होता है तो हमें जो है नॉन जीरो टर्म सारी लेफ्ट साइड में लेनी होती है और राइट साइड में सिर्फ ज़ीरो लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को लिखेंगे और ये जो 5 है ये 5 जो है -5 यहाँ जाएगा और -5 बन जाएगा, यहाँ पे भी -8 बन जाएगा और लेफ्ट साइड राइट साइड में सिर्फ 0 बचेगा। ठीक है, इनको इक्वेट करेंगे टू 0। अब हमने इनको इस फॉर्म में तो लिखा, उसके बाद क्या करेंगे, पहले x लिखेंगे जो हमारा रूल था हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए, x डिवाइडेड बाई, जब हम x का लिखते हैं तो हमारे पास है यहाँ पे जब हम कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं तो 2/2 3 ये x के हैं, y के हैं 1 2, ये देखो 2 3 1 2 एंड -5 एंड -8। और जब हम कांस्टेंट को देखते हैं तो -5 एंड -8 आता है। ठीक है, ये तीन हमारे पास 3 कॉलम्स हमारे पास हैं अभी। ठीक है, जब हम x के नीचे लिखते हैं तो x के डिनोमिनेटर में हम इन दोनों के कॉलम्स लिखते हैं, यानी 1 2 एंड -5 एंड -8, 1 2 एंड -5 एंड -8 ऐसे ही लिखेंगे। फिर जब y का लिखते हैं तो हमारे पास 2 3, क्योंकि हमें पता है जब y का लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये रूल हमें याद रखना है कि जब हम y के लिए, मैंने आपको बोला था कि अगर हम y के लिए लिखेंगे तो हमें इसके आगे वाला पहले लिखना होगा फिर उसके बाद x। हालांकि इन्होंने यहाँ पे पहले x का लिखा है, उसके बाद जब हम रिवर्स करते हैं तो फॉर एग्जांपल y के नीचे अगर हमें लिखना होता, अगर हमने 5 - 5/-8 लिखा होता, क्योंकि c इसके आगे जो आता है वही पहले लिखना होता है। ठीक है, इसके आगे फिर -5 और -8 और उसके बाद x की तरफ फिर से चलते हुए 2 और 3। तो हमें यहाँ माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे इन दोनों को रिवर्स किया, यानी 2 और 3 लिखा है, -5 एंड -8 लिखा है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे माइनस साइन लगाना ज़रूरी पड़ गया। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है और इससे माइनस सिर्फ वैल्यू तो सेम निकलता है बट माइनस का चेंज आता है और वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अगर हमने ये लिखा होता तो हमें माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम ऑर्डर से चले होते। हालांकि हमने ऑर्डर डिस्टर्ब किया है तो हमें माइनस यहाँ ऐड करना पड़ा, जैसे हमने किया है यहाँ पे। ऐसे ही फिर 1 के नीचे हमें क्या लिखना है, कांस्टेंट टर्म के नीचे हमें क्या लिखना है, इसके आगे तो कोई टर्म नहीं, हम फिर से वापस x की तरफ चलते हैं, यानी 2 3 एंड 1 2। ठीक है, और 2 3 एंड 1 2 लिखेंगे। आगे चलते हुए x के नीचे जो है इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी x जो यहाँ पे आता है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। x जैसे हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 × -8 आता है -8। ठीक है, और माइनस हो जाता है इन टर्म्स के बीच, 2 × -5 होता है -10, यानी -10 आएगा। ऐसे ही y के नीचे -5, क्योंकि हमने रिवर्स किया है ऑर्डर, तो 2 8 16 -16 आएगा, क्योंकि माइनस है एक, ये एक टर्म है, बीच में आता है फार्मूला का माइनस, और उसके बाद आता है 3 5 15 एंड माइनस है तो 3 5 -15। ओके, -15। ऐसे ही 1 टर्म के नीचे क्या आएगा, 2 2 4 -3 1 3।
इसको सॉल्व करने के बाद x डिवाइडेड बाई -8 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो 10 आएगा, माइनस y और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो -16 प्लस 15 और 1 के नीचे 1 4 माइनस 3 हो गया 1, ठीक है। तो इसको इनको प्लस माइनस करके हमें x/2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, साइन उसका रहता है जो बड़ा है इनमें से, यानी 10 है तो प्लस रहेगा, और y के माइनस वाई डिवाइडेड बाई प्लस माइनस माइनस हो जाता है, साइन उसका रहता है जो बड़ा है, यानी यहाँ पे 16 बड़ा है तो साइन ये रहेगा, माइनस माइनस साइन जब माइनस रहेगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस वहाँ पे 1 y डिवाइडेड बाई 1 रहेगा। ऐसे ही 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 1 हो जाता है। अब इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, फिर इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। पहले x का वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इक्वेट जब करते हैं तो हमें x = 2 निकलता है, उसके बाद इसको इससे इक्वेट करने के बाद y = 1 निकलता है, यानी हमारे पास x = 2 है और y = 1 हमारी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है 3x - 5y = 20 एंड 6x - 10y = 40। सबसे पहले इनकी कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी यानी कौन सा टाइप ऑफ ज़ीरो सोल्यूशन इनका है, तो हम इनके कोएफिशिएंट्स को करेंगे कंपेयर। जैसे हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 लिखेंगे तो 3/6 = -5/10 = 20/40। जब इनको सॉल्व करेंगे 3 2s are 6 5 2s are 10 माइनस माइनस कैंसिल 20 2s are 40 1/2 1/2 1/2। जब तीनों इक्वल होते हैं तो इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो दैट मीन्स इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस है। इन केस अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो हम बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम उसको सॉल्व करते। ओके, तो पार्ट 4 हमें कहता है x - 3y - 7 = 0 एंड 3x - 3y - 15 = 0। ये दो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इनके कोएफिशिएंट्स है a1/a2 a1 a2 b1 b2 c1 c2। तीनों हम जैसे कंपेयर करेंगे तो 1/3 -3 एंड 7/15। जब इनको कंपेयर करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू दिस आता है, नॉट इक्वल टू दिस आता है। जब पहले ही दो नॉट इक्वल टू होती हैं तो दैट मीन्स हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से रट लेना है, रटना भी नहीं है, याद रखना है, और इसको अच्छे से याद रखेंगे तो बाकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। जब हम हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसका जो है यूनिक सोल्यूशन है, जब हमें इनसे पता चलता है इसका यूनिक सोल्यूशन है तो हमें इसको बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है इसको बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशंस को नॉन ज़ीरो टर्म्स को एक साइड रखना होता है और ज़ीरो को दूसरी साइड रखना होता है, यानी RHS में सिर्फ राइट साइड में सिर्फ ज़ीरो रहेगा। हमारी तो ऑलरेडी ऐसी है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, x के नीचे कौन सी टर्म्स, अब हमारे पास x है, y है, कांस्टेंट टर्म है, x के क्या क्या है, कॉलम 1 और 3 है, जैसे इनके कोएफिशिएंट्स मतलब 1 और 3। y की क्या है, -3 और -3, और कांस्टेंट्स क्या है, -7 और -15, सॉरी, ठीक है, -7 और -15। अब 3 कॉलम्स हमारे पास है। जब हम x के नीचे लिखते हैं तो हमें जो x के बाद आता है वो लिखने होते हैं। जो x आता है इसके बाद y है और उसके बाद c है, तो दैट मीन्स y, पहले y के लिखेंगे फिर c के, पहले y के लिखिए -3 और -3, फिर c के लिखिए -7 और -15। उसके बाद जब हमें y की लिखने होते हैं तो इसके रिजेक्ट करके हमें बाकी दो के लिखने होते हैं, यानी y के बाद हम किसका लिखेंगे, उसका लिखेंगे जो इसके सामने होगा, यानी y के बाद आएगा। तो अब पहले हम -7 और -15 लिखेंगे, उसके बाद फिर वापस जाके x के लिखेंगे, यानी 1/1 और 3, -7 और -15 1 और 3। यहाँ हमें माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑर्डर से चलते हैं, यानी जो y के बाद आता है हम उसी का लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद x का लिखेंगे, फिर उसके बाद वापस आएंगे। फिर जब हम c का लिखते हैं तो हमें क्या करना है, पीछे नहीं y का नहीं लिखना है, c के बाद क्या आता है फिर से x, तो इसके पहले 1/3 एंड फिर -3/3। ऐसे ही इनको ऐसे सॉल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिमिलरली यूज़ करने के बाद जब हम इनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 15 are 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 45, माइनस हो जाएगा 7 3 are 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 21 प्लस में आ जाएगा, यानी 45 माइनस फार्मूला का माइनस आता है और 21। ऐसे ही y के 7 3 are 21 यानी -21, क्योंकि 7 का माइनस है, एंड माइनस फिर y डिवाइडेड बाई -21 आता है, फिर फार्मूला का माइनस है, उसके बाद 15 1s are -15 आता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -15 आएगा। तो इसको जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -21 + 15 आएगा। ऐसे ही 1/3 3 1s are -3 3 3s are 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे भी। तो ये यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x डिवाइडेड बाई इसको सॉल्व करने के बाद 24 आएगा। इसको इक्वेट करेंगे इस कांस्टेंट टर्म के साथ,
उसके बाद पहले इसको इक्वेट करेंगे इसके साथ, फिर इसको इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकलता है 4 और y का वैल्यू निकलता है -1, यानी x इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू -1। ओके, आई होप आपको इतना तो समझ आया होगा। इनकेस कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। Left questions will be discussed in the next part. For this part, it's enough for today. Thank you so much. Please kindly share this content and subscribe, come in the comment section and do comment and do like my YouTube channel. Thank you.